Hello everyone. Uh, I hope you all are doing well and good in this new year. Uh, in this video, I'm trying to teach a topic for the very first time, and I'm trying something new. So let me know if you like the video. So in this video, I'll talk about sustainable development goals uh, and how to remember them so that you can use them in your answer writing for mains. So let's dive into the video. As you can see, Uh, sustainable development goals are some goals which are set by United Nations in order for the development of the overall development of any nation or the world overall and make it sustainable. Like ऐसे कुछ exploitation नहीं करना है, sustainably हमको development करना है, तो उसके लिए कुछ goals है जो UN ने design किया है बाकी countries के साथ मिलके. So what are these? We'll see that and how can we remember this? ये वीडियो मेनली मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को एक्सप्लेन नहीं करता है. दिस इज मोर अबाउट हाउ टू रिमेंबर देम सो दैट यू कैन यूज देम. बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको डीप पढ़ने की, बट हमको बस याद रहना चाहिए कि कौन से नंबर का गोल कौन सा है ताकि आप उसको अपने कंक्लूजन में कोट कर सके कि दिस पॉलिसी, और आप किसी पॉलिसी के बारे में लिख रहे हैं मान लीजिए, तो आप उसको कोट कर पाएँ कि दिस पॉलिसी हेल्प्स इन अचीविंग SDG 4 और समथिंग लाइक दैट. सो लेट्स सी. सो यूनाइटेड नेशंस ने 2015 में 17 SDGs लॉन्च किए जिसको 2030 तक अचीव करना है हम सबको. और जो यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक, वो ये जो SDGs हैं उनको प्रमोट करती है SDGs. तो ये जो यूएन की दोनों बॉडीज़ हैं IMF एंड वर्ल्ड बैंक, ये स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, तो इसलिए ये प्रमोट करती हैं. बाकी जो WTO है वो स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है. तो इस इन WTO का स्टैंड क्या है SDG को लेके वो अभी नहीं पता है. बट वन थिंग वी शुड नो दैट इट इज़ अ रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज़ नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी. तो स्पेशलाइज्ड एजेंसी के कुछ पैरामीटर्स होते होंगे, WTO उस पर नहीं होता है, तो इसलिए वो रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है. ये ऐसे ही एक इंफॉर्मेशन है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे पता था तो मैंने आपको बता दिया. तो how do I memorize or how do I remember these goals? What I do is I break them in blocks of 6, 6 and 4. जो first 6 हैं SDG 1 to लेके 6, I consider them as basics to life. बहुत ज़्यादा बेसिक है वो, जैसे आप देख सकते हैं कि poverty, it's related to poverty, hunger, health, education, gender equality, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन. सो ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं. आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि जैसे कॉन्सेप्ट है कि एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज होती हैं, एक सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज होती हैं, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होती हैं. मतलब ये जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो चुकी हैं, ये डेवलपिंग नेशंस हैं, ऑनगोइंग प्रोसेस है इनका चल रहा है, और ये जो है कि काफ़ी पुअर कंट्रीज हैं जो अभी फिलहाल. तो ये उनको काफ़ी हेल्प करेगा. आप इसको ऐसे देख सकते हैं. ऐसा ये बहुत ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ एकदम ऐसे उन्होंने बताई नहीं गई. ये मेरा तरीका है कि मैं इसको कैसे याद रखता हूँ. दिस इज माई मेथड टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स. सो व्हाट आई डू कि जैसे कि पॉवर्टी है या हंगर है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप ये कंट्रीज़ में, जैसे केनिया हो गया, सोमालिया हो गया, सूडान हो गया, अफगानिस्तान, ऑल दिस कंट्रीज़, इनमें ये बेसिक नेसेसिटीज़ की भी बहुत कमी है. वहाँ पे साफ़ पानी नहीं है, खाना नहीं है. तो ये जो 1 to 6 होंगे वो इनको हेल्प करेंगे. हम ऐसा याद रख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं. ठीक है, क्योंकि इंडिया में भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके, पॉवर्टी को लेके. बट फॉर रिमेंबरिंग पर्पसेस वी कैन रिमेंबर लाइक दिस, राइट? तो इट विल हेल्प द पुअर एंड अनडेवलप्ड कंट्रीज. तो आप इसको मान लीजिए इंडिया के कंटेक्स में कहाँ यूज़ कर सकते हैं. आप यूज़ कर सकते हैं, मान लीजिए आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कुछ पूछ ले, तो आप उसको ये लिख सकते हैं कि उसमें आप लास्ट में ये कोट कर सकते हैं कि हाँ ये पॉलिसी अच्छी है, आप अगर हम इसको प्रमोट करेंगे तो SDG 4 हम अचीव कर सकते हैं. SDG 4 हम अचीव कर लेंगे तो एम्प्लॉयमेंट में लोगों को हेल्प होगी, जिससे कि पॉवर्टी, हंगर, ये सब चीज़ें ठीक होंगी. एजुकेशन से ये भी रिलेटेड है जेंडर इक्वालिटी की. रोज़ ज़्यादा एजुकेटेड होंगे तो वो अपोजिट जेंडर को या फिर फीमेल जेंडर को भी सपोर्ट करेंगे पढ़ाई में, ऐसा. तो दीज आर द थिंग्स.
Secondly, you can also use this in health sector related schemes like प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, राइट। तो उसमें आपको पूछ लिया कि वो कैसे, उसके बारे में कुछ आपको लिखना है, तो आप उसमें ये लिख सकते हैं कि हेल्थ एंड वेलबींग एसडीजी को अचीव करने की कोशिश करता है, जिससे हम अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड को अचीव कर पाएंगे। तो अब फिर उससे हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी अचीव कर लेंगे, ऐसा करके आप लिख सकते हैं कंक्लूजन में। तो जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उस पर आप 1 से लेकर 6 तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। ऑन सेकेंड लेवल वी कैन सी दे आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी, इकोनॉमिक ग्रोथ, industry, innovation, infrastructure, reduced inequalities, sustainable cities, communities, and consumption and production. Excuse me. Yeah. तो responsible consumption and production. So इसमें आप देख सकते हैं कि किस चीज़ों की बात की जा रही है। एनर्जी की, इकोनॉमिक ग्रोथ की, मतलब एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, इकोनॉमी की बात हो रही है, ग्रोथ की बात हो रही है। तो मतलब ये उन कंट्रीज के लिए आप बोल सकते हैं कि जिनका बेसिक्स क्लियर है। तो ये मतलब इंटरमीडिएट लेवल पे जितनी कंट्रीज, जैसे मान लीजिए इंडिया हो गया, चाइना हो गया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्राज़ील, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जो मतलब अभी जिनके मतलब वो बेसिक्स को वो क्रॉस कर चुके हैं और वो अभी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, ये सब में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वैसे इंडिया चाइना की हम बात करें तो अभी ट्रांजिशन स्टेट में है वो, मतलब अभी भी इंडिया के कुछ पार्ट्स हैं कि जो बेसिक्स जिनके क्लियर नहीं है। हाँ, और चाइना के कुछ पार्ट हैं जो काफ़ी मतलब ये सब चीज़ को भी, क्योंकि चाइना ने बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग में काम किया है, तो वो डेवलप की तरफ, ट्रांजिशन स्टेट है वो, अप्रोचिंग डेवलप स्टेटस की तरफ जा रहा है चाइना। तो बट फॉर रिमेंबरिंग पर्पज ओनली यू कैन डेफिनेटली यूज दिस मेथड। तो जैसे कि क्या बात की जा रही है यहाँ पे, एनर्जी की बात की जा रही है। तो क्लीन एनर्जी के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन आएगा तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं कि ये SDG 7 उस बारे में बात करता है। इकोनॉमिक डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं। मान लीजिए बूस्टिंग इकोनॉमी के बारे में कोई एक क्वेश्चन आ रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को हम कैसे बूस्ट करें, या फिर क्या फ़ायदा होगा मैन्युफैक्चरिंग पे, तो उस पर आप लिख सकते हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग में काम करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, फिर उससे इकोनॉमी में हमको ग्रोथ होगा, फिर हम $5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी वाली बात जो है वही सब कर देनी है। फिर उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आएगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इंडस्ट्रीज में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो आप देख सकते हैं कौन सी बात हो रही है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की, ग्रोथ की, इकोनॉमी की। तो इससे रिलेटेड आपको जो भी चीज़ें मिलेंगी उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, तो मतलब चीज़ें डायरेक्ट इकोनॉमी पे नहीं है, सस्टेनेबल भी है। जैसे कि क्लीन एनर्जी की बात की गई है यहाँ पे, है ना। और रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, जैसे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी तो फीमेल्स को भी काम मिलेगा। तो ये भी एक सस्टेनेबल मेथड है। तो डेवलपमेंट की बात है बट सस्टेनेबल है ना। वैसे ही सस्टेनेबल सिटीज़ का क्रिएशन करना, कम्युनिटीज़ बनाना, तो यहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से जॉब मिलेंगी, जॉब से इकोनॉमी में फ़ायदा होगा, बट सस्टेनेबल बनाना है। तो हर चीज़ के पीछे आपको सस्टेनेबल लगाना है, नथिंग वेरी कॉम्प्लेक्स इन इट। सो एंड हियर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, ऐसा नहीं कि कंज्यूमरिज्म, मतलब ये बात आखिरी में उन्होंने कह दी कि इकोनॉमी को बढ़ाएंगे। इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कंज्यूमरिज्म वाली माइंडसेट प्रमोट करती बहुत सारी कंट्री, जैसे कैपिटलिस्ट कंट्री लाइक यूएसए, बट उसको काउंटर करने के लिए बोलते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन कीजिए, है ना। तो या फिर रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन कीजिए, इकोनॉमी को हार्म मत कीजिए, सॉरी इन्वायरमेंट को हार्म मत कीजिए। तो ऐसा करके लिख दिया। तो ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू लाइक इकोनॉमी को बूस्ट कैसे करना है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, या फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लाइक इसमें रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन में। तो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर दिस। नाउ इन थर्ड सेक्शन विच इज रिलेटेड टू SDG 13 to 17, यहाँ आप देख सकते हैं कि जनरली इन्वायरमेंट की बात की गई, जैसे क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, ये पीस पीस की बात की, जस्टिस की बात की, और ये पार्टनरशिप। तो ये जो चीज़ें हैं ये कौन कर सकता है, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर आप डाल दीजिए कि हाँ आपने काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन करके आप अब डेवलप बन गए, तो आप इस पे ध्यान दीजिए। इस टाइप से इसको याद कर सकते हैं।
कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात की गई है। तो कौन सी कंट्रीज है, जैसे कि यूएसए है, चाइना, जैसे चाइना मैं कह रहा था कि ट्रांजिशन स्टेट पे है, जापान है, जर्मनी है, इंडिया, इंडिया भी कुछ जगह, जैसे कुछ जगह तो काफ़ी डेवलप्ड है ना इंडिया भी, यूके है, फ्रांस है, इटली है। ये मैंने ऐसे इसलिए भी लिखा है ताकि ये आपको पता चले कि ये लार्जेस्ट इकोनॉमीज है वर्ल्ड की, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है कि यूएसए सबसे बड़ी है, फिर चाइना, जापान, इंडिया फिफ्थ पे आता है। अभी यूके को हम आगे बीट करके फिफ्थ आ गए हैं। तो ये इसलिए ऐसे मैंने लिख दिया। तो ये डेवलप कंट्रीज के लिए है मोस्टली, दीज आर फॉर द डेवलप कंट्रीज। तो इस पे किस टाइप के क्वेश्चन पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लाइक क्लाइमेट चेंज पे कुछ क्वेश्चन आ गया तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए कि SDG 13 को हम इम्प्लीमेंट कर पाए, जैसे मरीन लाइफ पे, या फिर जैसे एक हमारा मरीन लाइफ पे एक प्रधानमंत्री जल मत्स्य संपदा योजना, समथिंग लाइक दैट करके एक योजना है, उस पर आपको कुछ लिखना है तो आप लाइफ बिलो वाटर मरीन लाइफ के ऊपर लिख सकते हैं। मान लीजिए कुछ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पे कुछ पूछा गया, तो उस पर आप इसको कोट कर सकते हैं। प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ के बारे में कुछ पूछा गया, रिसाइकलिंग के बारे में, उसको आप कर सकते हैं। फिर बाकी प्रमोटिंग पीस एंड जस्टिस में आप ये सब टॉपिक्स में लिख सकते हैं। SDG 16 को कोट कर सकते हैं, जैसे कि प्रमोटिंग पीस एंड हार्मनी, काउंटरिंग टेररिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये सब चीज़ों पे आप इसको वो कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, तो मतलब स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनाने, तो आप वहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे भी इसको कोट कर सकते हैं कि अगर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म रहेगा तो हम ऐसे इंस्टीट्यूशंस बना पाएंगे जो स्ट्रॉन्ग रहेंगे। यहाँ पे भी आप CSR को लिख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस बनाना है और पार्टनरशिप करनी है गोल के लिए, ये 17 है। तो इस तरीके से आप डेफिनेटली अगर ब्लॉक्स में याद करेंगे तो आप इसको डेफिनेटली याद रख सकते हैं, और दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन राइटिंग द आंसर्स फॉर योर मेंस में जो आप कंक्लूड करेंगे, तो आप अगर SDG को डाल देंगे तो काफ़ी आपको क्या पता आधा नंबर एक्स्ट्रा मिल जाए। तो सबको तो याद करना ही, सबको पता ही होता है कि इसको याद करना है, बट याद करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। सो दिस इज़ माई लिटिल एफर्ट फॉर रिमेम्बरिंग दिस। बताइए मुझको कैसा लगता है आपको वीडियो, एंड टेल मी अगर आपके पास कुछ अलग मेथड्स हैं इसको याद करने के लिए। टेल मी इन द कमेंट्स, एंड डू टेल मी इफ़ यू लाइक द वीडियो, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हम आई विल ट्राई कि मैं और ऐसे चीज़ें कर पाऊँ, एंड लेट मी नो इफ़ आई वाज एनी गुड so that I can make any such videos. So thank you for watching and see you in the next video. Peace.